आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट डॉक्टर कपोतक्की चंचला। और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं खवातीन के थोड़े से मसाइल की, तो जिसमें सबसे पहले आते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड, जिसको आम जुबान में बच्चादानी में ट्यूमर भी कहा जाता है। तो आज हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे और थोड़ी सी आपको इन्फो देंगे। जी डॉक्टर कपूर। देखिए, बच्चा जानने का जो ट्यूमर है इसे हम आम मेडिकली तो यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं और आम ज़बान में बच्चा दानी का ट्यूमर कहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, लोग ट्यूमर सुन के उनको लगता है कैंसर है। जी नहीं, ट्यूमर 2 तरीके के होते हैं। एक वो ट्यूमर होता है जो कैंसर नहीं होता, वो एक ही जगह पे रहता है, वहीं पर थोड़ा ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है, साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और वो उसकी जो ग्रोइंग टाइम होता है वो भी इतना ज़्यादा जल्दी नहीं होता, वो ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम वो स्लोली ग्रो कर रहा होता है। और जो दूसरा ट्यूमर होता है जिसे हम कैंसरस ट्यूमर कहते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो करता है और वो फैलने लगता है हमारी बॉडी के अंदर। कैंसर डेफिनेटली वो खतरनाक चीज़ होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे जिस ट्यूमर की, वो कैंसरस नहीं है। बच्चा जाने का जो ट्यूमर है जिसे हम मेडिकल ज़बान में मायोमा भी कहते हैं, ये फैलता नहीं है पूरे जिस्म में, ये जहाँ पर होता है वहीं पर रहता है। अगर ये बच्चादानी में हो रहा है या उसके इर्द-गिर्द जो ट्यूब्स हैं, बच्चादानी के साथ जो ट्यूब्स फैलोपियन ट्यूब्स मौजूद होती है या थोड़ा उसके निचले हिस्से में अगर हो, तो ये वहीं पर रहता है, उसी जगह पे ग्रो करता है, उसी जगह पे वो अपना साइज़ में बड़ा होता रहता है और उन्हीं जगहों में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉजेस की और उसके बाद बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। तो कॉजेस पे सबसे पहले आ जाते हैं। डॉक्टर कपूर, कॉजेस क्या होते हैं इसके? देखिए, बच्चादानी के ट्यूमर की कोई स्पेसिफिक कॉज तो नहीं होता, हमें खुद भी नहीं मालूम कि ये क्यों हो रहा होता है। लेकिन साइंसदान ने अपनी एक थ्योरी बताई है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हम जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बच्चादानी के अंदर एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो हमारे क्या नाम है जो ओवरी होती है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है और उसका एक इफेक्ट आता है हमारे बच्चादानी के ऊपर। और वो माहवारी के वक्त उनकी जो वॉल्स होती हैं वो ग्रो करने लगती है, फिर उसी का ब्रेक डाउन होता है। इस तरीके से पूरा ये जो माहवारी का साइकिल है ये चल रहा होता है। तो अगर आपके जिस्म में ईस्ट्रोजन हार्मोन की मिकदार बढ़ जाए या ओवर प्रोडक्शन हो, तो इस वजह से आपको फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। ये एक थ्योरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स से बात करेंगे तो आप खुद से क्या नोटिस कर सकते हैं। जिन खवातीन को यूट्राइन फाइब्रॉइड या बच्चादानी का ट्यूमर होता है, उसमें सबसे पहले जो सिम्टम आता है वो है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी माहवारी के दौरान ब्लीडिंग का ज़्यादा होना। अच्छा, एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि सिम्टम्स हर एक के लिए स्पेसिफिक नहीं होते। कुछ खवातीन को सिम्टम्स नहीं होते और किसी-किसी में सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। जी डॉक्टर इकरा, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि नॉर्मल देखा ये गया है कि जो ये बच्चादानी का ट्यूमर है, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों में कॉमन है। ये जो रिप्रोडक्टिव एज होती है 12-13 साल से लेके 49 ईयर्स तक जी। की, जिसके अंदर एक फीमेल जो है वो क्या नाम है कंसीव कर सकती है, उसी एज के दौरान जो है ये फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं। इनको हम आम ज़बान में फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं, बच्चादानी के ट्यूमर को। के मोस्टली सिम्पटम्स नहीं होते, लेकिन जब इसका साइज़ बढ़ने लगता है और जब इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आने लगती है, तभी हमें सिम्पटम्स आते होते हैं। जी, बिल्कुल सही फरमाया। दूसरा ये कि आपको ये तो पता चल गया कि हर एक को सिम्पटम्स नहीं आते, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसिडेंटल फाइंडिंग के तौर पे लोगों को पता चल जाता है कि उनके साथ ये मसला है। हमने एक कॉमन सिम्पटम की बात की कि माहवारी के दौरान ब्लीडिंग का ज़्यादा होना। दूसरा एक सिम्पटम ये आता है कि जिनसी ताल्लुकात के दौरान जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, वो ये बात ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती हैं कि जिनसी ताल्लुकात के दौरान उनको तकलीफ़ का सामना होता है। दूसरी एक चीज़ ये देखने में आती है कि कंसीव करने के दौरान या हमल के दौरान औरतों को उस वक़्त मसाइल का सामना होता है या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है। जी, ये भी होता है और इसके अलावा इसके सिम्पटम्स में ये भी आते हैं कि 2 माहवारी के बीच में भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा आपको आए दिन कब्ज़ रहता है, आपको बैक पे दर्द होता है, उसके बाद आपके पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस होता है, प्रेशर महसूस होता है। इस तरीके के इसके मुख्तलिफ सिम्पटम्स हैं और ये आपने बिल्कुल सही बात बताई कि कंसीव के दौरान भी कभी-कभार किसी को मसला आ सकता है। ज़रूरी नहीं है हर किसी को आए, क्योंकि ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि आपको फाइब्रॉइड है और उसके साथ-साथ आपने कंसीव कर लिया है।
लेकिन ऐसे लोगों के अंदर जब लेबर के दौरान थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और कभी-कभार मिसकैरेज भी हो सकता है। जी, बिल्कुल। साइन एंड सिम्पटम्स और कॉजेज़ की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं थोड़ा डायग्नोसिस की। थोड़ी हिंट हमने आपको दी थी कि डायग्नोसिस ऐसे भी की जा सकती है, अगर आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास, करीबी डॉक्टर के पास जाके आप अपने सिम्पटम्स बता के उनसे डायग्नोसिस ले सकते हैं। लेकिन एक तरीका ये भी होता है कि बाज़ दफ़ा लोगों को इंसिडेंटल फाइंडिंग के ज़रिए पता चलता है, कभी किसी का पित्ते का ऑपरेशन हुआ, कोई अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें पता चला कि इनके साथ यूट्राइन फाइब्रॉइड का मसला है, या किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा, या गायनेकोलॉजिस्ट ने प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई अल्ट्रासाउंड लिख के दिया तो उसके अंदर आपको ये इंसिडेंटल फाइंडिंग मिल गई। जी, डॉक्टर कपूर। जी, और इससे साथ-साथ ये भी है कि हमें चाहिए कि हम हर 6 महीने बाद एटलीस्ट एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उनसे मुआयना करवा लें, और अगर वो हमें कोई किसी किस्म का अल्ट्रासाउंड लिख कर दे रहे हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली वो पेल्विस का अल्ट्रासाउंड लिख कर देते हैं, तो हम एक अल्ट्रासाउंड भी करवा के देख लें कि हमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि सिम्पटम्स आएँ, तो इसलिए जी, एक अल्ट्रासाउंड अगर हम करवा लें या किसी जी। गायनेकोलॉजिस्ट से हर 6 महीने पे राब्ता कर लें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी, जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की, अगर वो अपना रेगुलरली चेकअप करवाते रहे, एवरी 6 मंथली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते रहें, तो उनको इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होगा। जी, उनको भी फ़ायदा होगा और उन लोगों को भी होगा कि जो लोग ओवरवेट हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम लोग ओवरवेट होते हैं, तो हमारे बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। ओवरवेट डेफ़िनिटली हमारे जो लाइफ़स्टाइल है, हम जिस तरीके का जंक फूड आजकल के दौर में खा रहे होते हैं, इसी वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा होता है, तो ये वन ऑफ द फैक्टर है। तो जिनको मालूम है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या ओवरवेट है, वो भी अपना 6-6 महीने में मुआयना करवा लिया करें। जी, बिल्कुल। और इस तरीके की अगर हमें किसी भी तरीके के सिम्पटम्स नज़र आते हैं, जो कि हमने आपको बताया, इवन कभी-कभार ये भी महसूस होता है कि आपको यूरिन बहुत ज़्यादा बार-बार फ़ील होने लगता है, प्रेशर की वजह से। तो इस तरीके के अगर आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, बैक पेन हो रहा है, माहवारी में कोई भी किस्म के मसले हो रहे हैं, अगर आपको टाइम पे माहवारी नहीं हो रही, आपका जो साइकिल है वो रेगुलर नहीं है, इस तरीके के कोई भी अगर मसले हैं, तो आप प्लीज़ अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके ज़रूर राब्ता कीजिए। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं ट्रीटमेंट की, और ट्रीटमेंट हम आपको बताएँगे जो बेसलाइन होगा। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारे बताए हुए ट्रीटमेंट पे आप अमल करना शुरू कर दें। आपने सबसे पहले अपने कंसल्टेंट के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनसे मशवरा करना है अगर कोई भी आपको ऐसे साइन एंड सिम्पटम्स आ रहे हैं, और उसी पे अमल करना है। जी, डॉक्टर कपूर। देखिए, अगर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेसिव एंड नॉन नॉन इन्वेसिव इन्वेसिव। प्रोसीजर्स की। ज़ाहिर है, जैसे मैंने बताया, ये अनमैरिड में भी हो सकता है, मैरिड में भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है और मिडल एज में भी हो जी, सकता है। एक जो रिप्रोडक्टिव एज होता है, इस फेज़ में किसी को भी हो सकता है। अगर किसी जवान लड़की में जो शादीशुदा नहीं है, उनको ये ट्यूमर हो जाता है, तो हम प्रेफ़र करते हैं कि हम सर्जरी ना करें, बल्कि दवाइयों के ज़रिए उनका इलाज कर दें। जी, दवाइयों से मुराद वो दवाइयाँ हो सकती हैं जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन के लेवल को हमारी बॉडी से कम कम कर करता दें। हो, जो कि ज़ाहिर है, अगर एस्ट्रोजन का लेवल हमारी बॉडी में कम होगा, तो वो जो ट्यूमर्स है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएँगे, साइज़ में बढ़ नहीं पाएँगे और छोटे-छोटे फाइब्रॉइड्स हमें इतना नुकसान नॉर्मली नहीं देते। उसके बाद इस तरीके की कुछ डिवाइस आती है जो हम अपने बच्चादानी में लगा सकते हैं और उसके ज़रिए उसमें स्लोली हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, जो कि डेफ़िनिटली एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन को रोक रहे होते हैं। प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं बेसिकली। जी, उसके अलावा हमारे पास 2 ऑप्शंस ये भी है कि एक आर्टरी होती है, यूट्राइन आर्टरी। इस रग को हम ब्लॉक कर दें ताकि हमारे बच्चादानी तक ब्लड सप्लाई ना पहुँचे और वो जो हमारे ट्यूमर है वो ग्रो ना कर सके। जी, लेकिन ये जो है ये हम ज़्यादातर मिडल एज वुमेन में प्रेफ़र करते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ हाई वेव अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस होती हैं, उसके ज़रिए हम ट्यूमर को छोटा कर सकते हैं और फिर लेटर ऑन उसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि ये जो फाइब्रॉइड है, ट्यूमर है, इसका साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ऑप्शन है। ही नहीं होता, आपको सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ता है। तो सर्जरी में भी 2 किस्म की सर्जरीज़ होती है, एक आप खाली ट्यूमर को निकाल दो, जी, उसमें भी 2 किस्म हैं कि या तो आप कैमरे के ज़रिए उस ट्यूमर को निकाल दें या फिर आप पूरा एक बड़ा-सा ऑपरेशन करके उस ट्यूमर को जी, निकाल दें। लेकिन इसके अंदर चांसेस ये भी है कि ये जो फाइब्रॉइड है, ये दोबारा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक दफ़ा निकाल दें, तो ये दोबारा नहीं हो सकता। रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा हैं। जी, है। और अगर मिडल एज वुमन है
और आपको पता है कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम बच्चादानी को पूरा-पूरा रिमूव कर देते हैं, ताकि ये दोबारा ये ट्यूमर हमारे बच्चादानी में हो ही ना सके। जी, बिल्कुल। ये बेसलाइन ट्रीटमेंट बताने का मकसद ये है कि आपके ज़हन में एक ट्रीटमेंट हो और आप उसको फ़ॉलो कर सकें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके मज़ीद मशवरा ले सकें। इसके लिए आपको करना यही है, इलाज आपको बेहतरीन आपका करीबी कंसल्टेंट या गायनेकोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, उनके पास जाना है, उनसे मशवरा लेके उसी पे अमल करना है। तो अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं प्रिवेंशन के बारे में। हमने इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, आपको कॉजेज़ भी बता दिए, साइन एंड सिम्पटम्स भी बता दिए, थोड़ा-सा ट्रीटमेंट पे भी हमने रोशनी डाली, डायग्नोसिस के बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, अब इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, सारी बीमारियों का हम जहाँ तक ताल्लुक है, तो हम लौट फेर के जहाँ पे आते हैं, तो हम वो देखते हैं कि वज़न बढ़ा हुआ होना। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो आप किसी भी बीमारी के बहुत ज़्यादा प्रोन रहते हैं, आपको कोई भी बीमारी अटैक कर सकती है, आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और आप किसी भी बीमारी से बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपना मोटापा, अपने वज़न को कंट्रोल कीजिए, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल स्पेंड कीजिए, वॉक अपनी रूटीन की डेली रूटीन में अपनी वॉक को अपने शामिल कीजिए। खाना जो है वो जंक फूड अगर अवॉइड करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे भी बच सकते हैं। देखने में आता है कि ख़वातीन के जो ज़्यादातर मसले मसाइल हैं, सिर्फ़ यूट्राइन फाइब्रॉइड्स नहीं, पीसीओएस भी एक बीमारी होती है जिसमें ये जंक फूड और ओवरवेट होने का बहुत ज़्यादा रोल आता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे, अपना वेट कंट्रोल करेंगे, अब जंक फूड्स अवॉइड करेंगे, घर का साफ-सुथरा खाना खाएँगे, फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ़ में शामिल करेंगे, तो इंशाल्लाह आप इसी से नहीं और भी दूसरी बीमारियों से महफूज़ रह सकेंगे। जी, डॉक्टर इकरा आपने बहुत अच्छी बात कही। नॉर्मली हम ये जो ट्यूमर है इसका कोई क्या नाम है एहतियात इतनी ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम कर सकते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, क्योंकि ये जो ट्यूमर है ये हार्मोन रिलेटेड है। तो जो-जो चीज़ें हमारे हार्मोन में इम्बैलेंस लाती हैं, उन चीज़ों को सही करने से ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। जैसे अगर हम रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, तो इन चीज़ों से हमारा जो एक हार्मोनल बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक रहता है। उसके अलावा जो खाने में खाली जंक फूड की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्रोसेस्ड फूड की। प्रोसेस्ड फूड। जो केन फूड्स आते हैं माइक्रोवेव में, पुराना बासी खाना हमने गरम कर लिया है, फ्रेश खाना खाना है, सब्जियाँ खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स में विटामिन्स हैं, जो डेफ़िनेटली हमारे हार्मोन को बैलेंस कर रहे होते हैं। जी। ये सारी जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस हैं, उसके अलावा हमें ब्लड प्रेशर से दूर रहना है, जो दूसरी और बीमारियाँ जी, होती हैं, शुगर, ब्लड शुगर, प्रेशर ब्लड प्रेशर, दिल के मर्ज़, ये सारी चीज़ें भी जी, हमारे हार्मोन डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करती हैं। और इसके साथ-साथ ओवरवेट का तो कॉन्सेप्ट आपको पहले ही डॉक्टर इकरा ने बता दिया, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, वो या हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा और उसके साथ-साथ उनको दिल की बीमारी का भी खतरा रहेगा। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी बच्चादानी का ये ट्यूमर कितना कॉमन है? तो डॉक्टर कपूर, इस पे आपके बारे में क्या ख़्याल है? देखिए पाकिस्तान में जो रिसर्च में पाया गया है वो ये है कि ऑलमोस्ट 77% वुमेन के अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं। ये जो बच्चादानी का ट्यूमर है ये तकरीबन 77% लोगों में होता है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर लोगों में सिम्पटम्स कॉज़ नहीं करता, इसीलिए कोई भी जाके गायनेकोलॉजिस्ट से ना मुआयना करवाता है, ना ही अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये इतना ज़्यादा कॉमन ट्यूमर है, हम हर 6 महीने में गायनेकोलॉजिस्ट के पास लाज़मी विज़िट करें। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि वो कौन-सी ख़वातीन हैं जो यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी बच्चादानी के ट्यूमर के रिस्क पे हैं। तो जैसे कि हमने आपको कॉजेज़ में भी बताया था और जिस वक़्त हमने आपको प्रिवेंशन बताई, उस वक़्त भी हमने बताया कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी का शिकार है, मोटापे का शिकार हैं, वो लोग इसके ज़्यादा रिस्क पे हैं। दूसरा, डॉक्टर कपूर ने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि जो भी रिप्रोडक्टिव एज है, यानी 12 साल से लेके 45 साल तक की उम्र की जो ख़वातीन हैं, ये रिप्रोडक्टिव एज कहलाती है। इस दौरान ये आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड सामने आ सकते हैं। तीसरी एक बात हमने आपको बीच में बताई थी, जेनेटिक्स, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर होती है तो भी आप इसके रिस्क पे आ सकते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके ख़ानदान में आपकी वालिदा को, आपकी बहन को या आपकी नानी या दादी को, किसी को ये तकलीफ़ रह चुकी है, तो आप हर 6 महीने में, अगर आपको अभी तक कोई सिम्पटम नहीं आया या आपको फाइब्रॉइड नहीं आए, तो हर 6 महीने में गायनेकोलॉजिस्ट से अपना एक एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवा लिया करें। इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि हमने आपको इतनी सारी बातें बताई बच्चादानी के ट्यूमर के हवाले से, लेकिन घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हमारे पास इसका इलाज मौजूद है। अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ हमें डायग्नोस होती है, तो हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके इसका मुकम्मल इलाज करवा सकते हैं। तो मेरा आपसे यही है कि आप लोग जाएँ गायनेकोलॉजिस्ट को हर 6 महीने पे विज़िट करें
और अगर वो कोई हमें अल्ट्रासाउंड लिख के देते हैं तो उसे लाजमी करवाएं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी इन्फो भी मिली होगी। हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं या किसी बीमारी के हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं या अपनी मर्जी का अपने फेवरेट कोई टॉपिक पे प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे स्क्रीन के दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। अपनी कमेंट्स और अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे और डॉक्टर कप्पू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।